हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अभी विथा शो। तो फ्रेंड्स, आइए एक केस स्टडी करते हैं, वर्किंग कैपिटल पर बेस्ड है जो कि ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, चैप्टर नंबर 27 जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से रिलेटेड है, उसमें रेशियो एनालिसिस से भी आपको 5 नंबर की केस स्टडी मिल सकती है। और चैप्टर नंबर 28 जो है आपका वर्किंग कैपिटल, इस पर भी आपको 5 नंबर की केस स्टडी मिल सकती है, चाहे टंडन कमेटी की आ जाए चाहे दूसरी कमेटी जो है उसकी आ सकती है। ठीक है, तो केस स्टडी 5 नंबर स्कोर करती है, तो इनको देख लेना ज़रूरी है। वैसे मैंने जो कुछ भी आपको पढ़ाया है सॉल्व हम उसी के बेसिस पर ही करेंगे, लेकिन केस स्टडी में क्या होता है, एक साथ 5 क्वेश्चन आते हैं। नॉलेज पुरानी ही यूज करेंगे लेकिन सॉल्व करेंगे एक साथ 5 क्वेश्चन को। ठीक है, तो एक केस स्टडी हम करेंगे वर्किंग कैपिटल पर। अब चलिए शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। एक फर्म, अ फर्म ये है, सॉरी, यू आर अ बैंक मैनेजर एंड अ कस्टमर विजिट योर ब्रांच विथ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्म। ठीक है, तो एक आप ब्रांच के मैनेजर हैं और एक कस्टमर आपका, इसे छोड़ दीजिएगा। ये एक ब्रांच में आपके एक कस्टमर आता है और ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के साथ वो आता है कि सर मेरे पास रॉ मटेरियल 2 लाख का है, फिनिश्ड गुड 3 लाख का है, स्टॉक इन प्रोग्रेस 5 लाख का है, अदर मेरी करंट लाइबिलिटीज़ 1 लाख हैं, मेरे पास कैश 19 लाख है, पी इग्नोर करिएगा, यहाँ पर 19 लाख है, सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो 2.4 लाख है, आउटस्टैंडिंग जो डेटर्स है वो 1.6 लाख है, और बैंक की बारोइंग मेरी जो है 1 लाख रुपए की है। तो इतनी जानकारी आपको उसने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, इतनी जानकारी उसने आपको दे दी। नाउ ही आस्क यू टू सैंक्शन वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। ठीक है, वो कहता है कि आप मुझे वर्किंग कैपिटल फाइनेंस सैंक्शन कर दीजिए, और आपने ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है कस्टमर अच्छा है, हम सैंक्शन भी कर देंगे और एज पर टंडन कमेटी करेंगे। ठीक है, तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि हम टंडन कमेटी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपको इस मेथड के बारे में अच्छी नॉलेज, इसलिए आपने टंडन कमेटी को ही अडॉप्ट कर लिया है। अब आपको ये 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे हुए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन अगर 4 ऑप्शंस देते तो ये और अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल गैप। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्किंग कैपिटल अमाउंट क्या है इस फर्म के लिए। तीसरा क्वेश्चन है मिनिमम मार्जिन दैट फर्म नीड टू ब्रिंग बाई इटसेल्फ एज पर सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग ऑफ टंडन कमेटी। तो टंडन कमेटी के हिसाब से मिनिमम मार्जिन कितना लाना पड़ेगा। और चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज परमिसिबल बैंक फाइनेंस, है ना, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, MPBF जो है आपको कैलकुलेट करना है एज पर सेकंड मेथड और एज पर फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स जिनका आंसर आपको इस जानकारी के बेसिस पर करना है। जानकारी क्या दी हुई है देख लीजिए। रॉ मटेरियल दिया है, इतनी जानकारी दी हुई है फ्रेंड्स आपको, इतनी जानकारी दी हुई है। रॉ मटेरियल दिया है, फिनिश्ड गुड दिया है, स्टॉक इन प्रोग्रेस, अदर करंट लाइबिलिटी, कैश, सिंडिकेटेड डेटर्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि ये केस स्टडी ईजी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए ज़रा सा वीडियो को रोक दीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए इसके, और ज़रा देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो फिर जो है आइए आगे देख लेते हैं, और अगर समझ में आ रहा है और आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, आपका स्कोर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि मतलब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन में स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड देखिए, मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है या आदत है कि बगैर चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लिए, रिवीजन किए हुए मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ। चाहूँ तो ये सब बातें ना बताऊँ और सीधे सोल्यूशन पर चला जाऊँ, पर वही है, आदत हो चुकी है ख़राब, आपको दोबारा बगैर रिवाइज करवाए मानता नहीं मैं। ठीक है, तो टंडन कमेटी में 2 मेथड हैं, पहला मेथड और दूसरा मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, पहला मेथड में मार्जिन और दूसरे मेथड के मार्जिन में ही डिफरेंस है। पहली बात कि इसके सिर्फ मार्जिन में ही डिफरेंस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स मार्जिन, पहले मेथड के हिसाब से मार्जिन है 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। WCG आपका वर्किंग कैपिटल गैप का 25% मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है फ्रेंड्स, वो पैसा जो फर्म को खुद लाना पड़ता है वो मार्जिन होता है। तो पहला मेथड टंडन कमेटी का कहता है कि भाई 25% वर्किंग कैपिटल गैप का आप खुद लाइए, बाकी का पैसा वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन घटा करके मैं आपको दे दूंगा, बैंक दे देगा। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ आप वर्किंग कैपिटल गैप का 25% निकाल रहे हैं, यहाँ सीधे करंट एसेट का 25% निकालता है। सेकंड मेथड क्या कहता है कि हम सीधे करंट एसेट का ही 25% निकाल देंगे मार्जिन। इतना मार्जिन आप खुद अरेंज कीजिए, और बाकी जो बचता है वर्किंग कैपिटल गैप, यहाँ भी वर्किंग कैपिटल देखिए गैप यहाँ भी और यहाँ भी, ये फार्मूला आप देखिए ज़रा सा, दोनों में फार्मूला सेम है, ध्यान दीजिए इस बात को। वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन यहाँ भी घटा रहे हैं, वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन यहाँ भी घटा रहे हैं। इसका मार्जिन और इसका मार्जिन थोड़ा सा लेकिन डिफरेंट है। इसका मार्जिन है वर्किंग कैपिटल गैप का 25% है, और इसका मार्जिन जो है करंट एसेट का ही 25% है। ठीक है फ्रेंड, तो अब ये इतनी बातें आपको टंडन कमेटी के बारे में
पता चल गई, ठीक है। तो एक बार एक आपका क्विक रिव्यू भी हो गया। दूसरा एक बात और ख़ास कि वर्किंग कैपिटल कितना होता है फ्रेंड, तो जितना फर्म का करंट एसेट होता है वही उस फर्म का वर्किंग कैपिटल होता है। अगर सवाल में पूछें कि इस फर्म का वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? उस फर्म का करंट एसेट कैलकुलेट कर दीजिए, जो आएगा वही उस फर्म का वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? WCG किसे कहते हैं? वर्किंग कैपिटल गैप को कहते हैं। वर्किंग कैपिटल गैप निकलता है करंट एसेट में से अदर करंट लाइबिलिटी को घटा करके। किससे निकलता है फ्रेंड्स? वो करंट एसेट में से आप अदर करंट लाइबिलिटी को घटा दीजिए। अदर करंट लाइबिलिटी कैसे निकलती है? जब जो है आप करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटा देते हैं, तब आपको अदर करंट लाइबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स? WCG वर्किंग कैपिटल गैप। उसके लिए करंट एसेट माइनस अदर करंट लाइबिलिटी चाहिए। अदर करंट लाइबिलिटी कैसे निकलती है? तो अदर करंट लाइबिलिटी आपकी निकलती है करंट लाइबिलिटी में से बैंक से जो पैसा बारो किया उसको घटा करके निकलती है, ठीक है। तो ये इतना फंडा यहाँ पे हमें क्लियर हो गया फ्रेंड्स। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। एक बात यहाँ पर नोट की है मैंने आपके लिए कि अगर मान लीजिए, देखिए जो यहाँ जो अदर आपका अदर करंट लाइबिलिटी जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटाना। आप चाहो तो अदर करंट लाइबिलिटी वर्ड यूज करो, ना चाहो तो मत यूज करो। आप बस इतना सिंपल याद रखो कि जब भी वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी तो घटाएंगे, लेकिन करंट लाइबिलिटी पूरी नहीं घटाते हैं। बैंक बारोइंग भी करंट लाइबिलिटी से हटा देते हैं, ठीक है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में भी आपको अदर करंट लाइबिलिटी लिखा मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन में अदर करंट लाइबिलिटी है वो, और जो मैं करंट अदर करंट लाइबिलिटी बता रहा हूँ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन में आपको अदर करंट लाइबिलिटी दिया है वो आपका करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट होता है। ये डाउट कई लोगों को था, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ। अभी क्वेश्चन में यूज होगा तो मैं वहाँ भी क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में ही अदर करंट लाइबिलिटी लिखा है तो वो करंट अदर करंट लाइबिलिटी आपकी करंट लाइबिलिटी ही है, वो आपकी ये वाली अदर करंट लाइबिलिटी नहीं हो जाती जो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये वो करंट अदर करंट लाइबिलिटी इस करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगी जो क्वेश्चन में दी होगी। ओके, तो ये इंश्योर करिएगा। फिर एक और बात है कि जो स्टॉक होता है, किसी कंपनी का स्टॉक कितना है, तो वो निकलता कैसे है? रॉ मटेरियल में कितना वर्क इन प्रोग्रेस है वो जोड़िए और प्लस कितना फिनिश गुड है वो जोड़िए, तब जाके स्टॉक निकलता है ना। स्टॉक ये कैसे होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, फिर उसको प्रोसेस किया तो वर्क इन प्रोग्रेस आया, फिर उसको प्रोसेस किया फर्दर तो ये फिनिश्ड गुड्स बने, और फिनिश्ड गुड को आपने बेचा, कैश मिला, कैश से फिर रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने फिर वर्क इन प्रोग्रेस किया, वर्क इन प्रोग्रेस से फिर से फिनिश्ड गुड बना। ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये जो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है और फिनिश्ड गुड है, इन्हीं तीनों को जोड़ करके ही आपका स्टॉक बनकर तैयार होता है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट है आपका या करंट लाइबिलिटी है, ये बताइए। तो फ्रेंड्स करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि भाई मान लो मेरे पास में 20 टेलीविज़न हैं, अगर मेरे पास में, तो ये मेरे एसेट हुए, इनको बेचूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टॉक आपका हमेशा करंट एसेट होता है। अब हमारा जो काम होगा फ्रेंड्स, ये पहचानना कि एसेट कौन है, लाइबिलिटी कौन है। उसमें भी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। क्यों? देखिए, हमें वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करना है। वर्किंग कैपिटल गैप क्यों? क्योंकि दोनों मेथड के लिए हमें वर्किंग कैपिटल गैप तो सबसे पहले पता ही करना पड़ेगा, तभी हम मार्जिन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल गैप के लिए हमें करंट एसेट और अदर करंट लाइबिलिटी चाहिए, और अदर करंट लाइबिलिटी के लिए करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग घटाना है। तो अगर हम समझें तो हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करना है। सबसे पहली ज़रूरत यही है कि करंट एसेट क्या है और करंट लाइबिलिटी क्या है। तो इसीलिए जो हमें डेटा दिया हुआ है अपने इस क्वेश्चन में या इस केस स्टडी में, उसको एसेट और लाइबिलिटी वाइज हमको सॉर्ट आउट करना होगा, ठीक है। आइए केस स्टडी पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा एसेट है, कौन सा लाइबिलिटी है। देखिए, रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड और स्टॉक इन प्रोग्रेस, मैंने आपको बताया ये सभी स्टॉक के पार्ट होते हैं, और स्टॉक आपका करंट एसेट होता है। तो ये तीनों खत्म हो गए, करंट एसेट का पार्ट हो गए। अदर करंट लाइबिलिटी, देखिए यहाँ अदर करंट लाइबिलिटी लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन में अगर अदर करंट लाइबिलिटी दिया है तो ये हमारे उस अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है फ्रेंड्स आपका, ये आपका करंट लाइबिलिटी ही है। ओके, कैश जो आपके पास नकदी होती है वो फ्रेंड्स आपका करंट एसेट होता है। ये 19 लाख है। कैश जो आपके पास है वो आपका करंट एसेट है।
सन्ड्री क्रेडिटर, अब देखिए मैंने आपको बताया था जब क्रेडिटर और डेटर्स बताया था तो मैं यही कहता था कि आप ध्यान कैसे रखोगे, क्योंकि देखो एक लाइन लिखी हुई सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग डेटर्स, वर्ड चाहे जो यूज हो, आप क्रेडिटर सीधे लिख दीजिए, सन्ड्री क्रेडिटर लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर लिख दीजिए, यहाँ पर भी वही बात है, सन्ड्री डेटर्स लिख दीजिए, आउटस्टैंडिंग डेटर्स लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए या सिंपल डेटर्स लिख दीजिए, वो बात एक ही है, चाहे जो वर्ड यूज हो। फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिए कि क्रेडिटर क्या होता है, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी, बताइए, और डेटर्स क्या होता है, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी। तो देखिए मैंने बताया था क्रेडिटर मतलब ये हुआ कि आपको याद रखने के लिए बताया था कि आपके खाते में पैसा क्रेडिट हुआ है, और क्रेडिट तभी आपका खाता होता है जब किसी से आप उधार लो, तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाती है। ये याद करने का सिर्फ तरीका है फ्रेंड्स। ओके, डेटर्स का मतलब मैंने बताया था आपका खाता डेबिट हुआ, आपका खाता डेबिट होने मतलब आपके खाते से पैसे कहीं गए हैं, यानी किसी को आपने उधार दिया है मतलब पैसे वापस आएंगे, तो ये करंट एसेट हो गया आपका। ठीक है, तो आपका ये क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी हो जाती है, डेटर्स आपका करंट एसेट हो जाता है। बैंक बारोइंग तो आपकी बैंक बारोइंग होती है, ये भी लाइबिलिटी का पार्ट होती है। ठीक है, बैंक बारोइंग आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है। तो अब उसी चीज़ को फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए टेबल वाइज सारी चीज़ें, एसेट साइड में आपका पूरा स्टॉक वाला चीज़ लिख दिया, आपका कैश भी जो है एसेट है, आउटस्टैंडिंग डेटर्स भी आपका एसेट है। ठीक है, अदर करंट लाइबिलिटी भी आपका करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, वो इधर लाइबिलिटी साइड लिख लिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है आपका लाइबिलिटी है, वो भी इधर लिख लिया। बैंक बारोइंग आपके लाइबिलिटी साइड में लिख दी। अब ये सारा करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, और ये करंट लाइबिलिटी है दोनों, और ये बैंक बारोइंग हो गई आपकी, जो कि लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी नहीं कहेंगे यहाँ पर। लाइबिलिटी तब कहते, करंट लाइबिलिटी तब कहते हैं जब इसे लिखा होता है कि 1 साल में ही रिटर्न करना है, तब ये करंट लाइबिलिटी हो जाती। ओके, तो अब कुछ कठिन नहीं रह गया मेरे ख्याल से। अब आपको ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे। क्यों करंट एसेट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करने के लिए करंट एसेट माइनस अदर करंट लाइबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो करंट एसेट ही पता चले, फिर अदर करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो करंट एसेट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट एसेट क्या होता है फ्रेंड्स, आपका स्टॉक होता है। ठीक है, प्लस ये जो आपका कैश है ये भी आपका करंट एसेट है, प्लस जो आपका डेटर्स है ये भी आपका करंट एसेट होता है। ठीक है, मतलब कहने का, और जो आपका स्टॉक है वो मैंने बताया था रॉ मटेरियल प्लस फिनिश गुड प्लस स्टॉक इन प्रोग्रेस, या स्टॉक इन प्रोग्रेस कहिए, वर्क इन प्रोग्रेस कहिए, चाहे जो कहिए, रॉ मटेरियल है, ये फिनिश्ड गुड है, ये गुड्स है, और ये स्टॉक इन प्रोग्रेस है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ करके 5 3 8 2 10, ये जो 10 लाख रुपए हो रहे हैं यही आपका स्टॉक होता है। ठीक है, तो स्टॉक हो गया हमारा 10 लाख रुपए जो कि करंट एसेट है, कैश हमारे पास है 19 लाख, ये भी करंट एसेट है, और डेटर्स जो हो गया 1.6 लाख, ये भी आपका करंट एसेट है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 19 29 31, ठीक है, 30.6 लाख रुपए आपके तैयार होते हैं करंट एसेट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये करंट एसेट क्यों है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया ना, स्टॉक जो होता है उसको तुरंत बेच दीजिए, करंट एसेट में बदल जाएगा। जो नकदी है वो तो कैश है ही, कैश में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग जो डेटर्स हैं उनको हमें पैसे तुरंत लौटाने पड़ सकते हैं, इस या 1 साल के अंदर में ही लौटाने पड़ सकते हैं ना, या मतलब 1 ही साल में हमें पैसे मिलेंगे। सॉरी, डेटर्स जो होता है वो पैसे हमें मिलने वाले थे, ये रिसीवेबल्स होता है। या यहाँ पर डेटर्स ना लिखा हो फ्रेंड्स, आपको रिसीवेबल्स लिखा हो, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, तो भी वो आपका करंट एसेट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे करंट एसेट हो गए, सारा जोड़ करके 30.6 लाख जो आया निकल करके फ्रेंड्स, ये आपका करंट एसेट हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी फर्म का वर्किंग कैपिटल उसका करंट एसेट के बराबर ही होता है, ये उसका करंट एसेट ही वर्किंग कैपिटल होता है। तो अगर इस फर्म का वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए कहा जाए तो करंट एसेट 30.6 लाख रुपए ही इसका वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है कि इस फर्म का वर्किंग कैपिटल कितना है फ्रेंड। तो वर्किंग कैपिटल इस फर्म का 30.6 लाख निकल करके आ गया। ठीक है, अब हमें वर्किंग कैपिटल गैप निकालना था। क्या निकालना था, वर्किंग कैपिटल गैप निकालना था। तो हमने करंट एसेट निकाल लिया, माइनस अदर करंट लाइबिलिटी चाहिए। अब अदर करंट लाइबिलिटी के लिए मैंने बताया था आपको, अदर करंट लाइबिलिटी बराबर होता है करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटाना। जितनी करंट लाइबिलिटी है, अदर करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक बारोइंग। तो करंट लाइबिलिटी कितनी है, तो फ्रेंड्स देखिए करंट लाइबिलिटी इसकी ये दोनों मिला करके होगी। जो क्रेडिटर है वो भी करंट लाइबिलिटी है, और जो अदर करंट लाइबिलिटी है वो भी करंट लाइबिलिटी है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मैं जो बात कह रहा हूँ अदर करंट लाइबिलिटी, जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ और ये वर्ड दोनों सेम हैं, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना है कि मुझे करंट लाइबिलिटी में से बैंक बारोइंग को घटाना है ना।
तो करंट लाइबिलिटी में से आप बैंक बारोइंग घटाइए, जो आएगा वही आपको घटाना है करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल गैप निकालने के लिए। तो अब अगर मैं करंट लाइबिलिटी कितनी आई, तो 2.4 और प्लस 1 लाख 3.4 आ जाएगी। उसमें से अगर मैं बैंक बारोइंग घटा दूंगा 1 लाख रुपए, तो ये 2.4 आ जाएगा और ये आपका अदर करंट लाइबिलिटी हो जाएगी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा सर यहाँ अदर करंट लाइबिलिटी 1 लाख है, यही वाली क्यों नहीं ले लेते आप अपने क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि ये जो अदर करंट लाइबिलिटी लिखी है, ये अदर करंट लाइबिलिटी ना मान करके अब इसको करंट लाइबिलिटी ही मान लीजिए, वर्ड के तौर पर शब्द है केवल एक। अच्छा, तो ये करंट लाइबिलिटी ही है आपकी। तो करंट लाइबिलिटी हो गई 1 लाख, सन्ड्री क्रेडिटर हो गया 2.4 लाख, तो दोनों मिलाकर के 3.4 लाख आपकी करंट लाइबिलिटी बनी। उसमें से बैंक बारोइंग आपने 1 लाख घटा दिया, तो आपको 2.4 लाख जो रुपए मिले, ये आपकी अदर करंट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, तो हमें वर्किंग कैपिटल गैप निकालना था करंट एसेट माइनस अदर करंट लाइबिलिटी से। जब हमने अदर करंट एसेट कितना निकला, 30.6 निकला था। ठीक है, और अदर करंट लाइबिलिटी क्या निकली हमारी, आ गई 2.4 लाख, है ना, क्योंकि इसको हमने इसमें से जोड़ा घटाया, तो ये अदर करंट लाइबिलिटी 2.4 लाख आ गई। ध्यान फिर से दे दीजिए, ये जो अदर करंट लाइबिलिटी लिखा है ये और जो मैंने कैलकुलेट किया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो आपके क्वेश्चन में अदर करंट लाइबिलिटी लिखी है वो करंट लाइबिलिटी का ही पार्ट है। तो 2.4 लाख हो गया। अब हमें वर्किंग कैपिटल गैप निकालने के लिए बस ये करंट एसेट में से अदर करंट लाइबिलिटी यानी 30.6 में से अगर मैं जो है 2.4 सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो आएगा मेरे ख्याल से तो 28.2 लाख, यही वर्किंग कैपिटल गैप निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो हमारा वर्किंग कैपिटल गैप जो निकल कर आया 28.2 लाख निकल करके आया। अब एक बार आपने वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट कर लिया, तो टंडन कमेटी के दोनों मेथड बहुत ही ईजी हो जाते हैं। क्यों ईजी हो जाते हैं, क्योंकि पहला मेथड में मार्जिन कितना होता है वर्किंग कैपिटल गैप का, सिर्फ 25% है ना। तो वर्किंग कैपिटल गैप कितना है फ्रेंड्स बताइए, 28.2 लाख अभी हमने कैलकुलेट किया, इसका 25% आप निकालोगे तो 7.05 लाख निकल आएगा। तो एज पर टंडन कमेटी के पहले मेथड के हिसाब से मार्जिन या वो पैसा जो कस्टमर को खुद अपनी तरफ से या फर्म को खुद अरेंज करना है, वो यही पैसा होता है। 7.05 लाख लाना पड़ेगा फर्म को या उस कस्टमर को जो आपके पास आया हुआ है, उसको 7.05 लाख खुद से अरेंज करने पड़ेंगे अगर आप टंडन कमेटी का पहला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, टंडन कमेटी का दूसरा मेथड अगर आप यूज करते हैं तो मार्जिन क्या होगा, 25% ऑफ करंट एसेट। जो करंट एसेट है उसका 25% कैलकुलेट कर लेंगे। तो करंट एसेट कितना आया था 30.6 लाख। करंट एसेट कहिए चाहे वर्किंग कैपिटल कह दीजिए ना, करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल, कितना वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके आया था, जितना करंट एसेट उतना ही वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, तो ये 30.6 का अगर आप 25% निकालेंगे तो आपको 7.65 लाख निकल करके आएगा। तो टंडन कमेटी के पहले मेथड के हिसाब से मार्जिन यानी फर्म को 7.05 लाख लाना पड़ेगा और सेकंड मेथड के हिसाब से 7.65 लाख खुद से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब MPBF मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का मतलब होता है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का फार्मूला होता है वर्किंग कैपिटल गैप में से मार्जिन को घटा दीजिए, चाहे केस 1 हो चाहे केस 2 हो। ठीक है, चाहे पहला मेथड हो चाहे दूसरा मेथड, बस इसमें से मार्जिन आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल गैप कितना है, वर्किंग कैपिटल गैप हमारा 28.2 लाख आया था, 28.2 में से 7.05 लाख घटाएंगे तो 21.15 आ जाएगा। और यहाँ पर आया है मार्जिन 7.65, 28.2 में से इतना घटाएंगे तो आ जाएगा 20.55 लाख। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं सिर्फ समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये 21.15 लाख जो आया है यही वो मैक्सिमम पैसा है ना। मैक्सिमम बैंक आप मैनेजर हैं तो मैक्सिमम कितना जो है फाइनेंस अलाउ करेंगे, वर्किंग कैपिटल लिमिट कितनी असाइन कर पाएंगे। तो फर्स्ट मेथड के हिसाब से 21.15 लाख रुपए की और सेकंड मेथड के हिसाब से 20.55 लाख रुपए की बैंक जो है खुद लिमिट सैंक्शन कर पाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने कर दिए। एक तो ये कि मैक्सिमम कितना बैंक अलाउ करेगा एज पर फर्स्ट मेथड, एज पर सेकंड मेथड, मार्जिन कितना रहेगा एज पर फर्स्ट मेथड, एज पर सेकंड मेथड। 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। वर्किंग कैपिटल गैप 5वां क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने ये भी देखा था कि जो करंट एसेट होता है वही आपका वर्किंग कैपिटल गैप होता है। तो ये 6 क्वेश्चन का आंसर मैंने कर दिया है। पूछे हमने 5 ही थे लेकिन 6 इसलिए हो गए क्योंकि क्वेश्चन में जो ये आपका पूछा है इन्होंने
मार्जिन वो केवल सेकंड मेथड के हिसाब से पूछा है, हमने फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल गैप, तो मेरे ख्याल से 28.2 आया था। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, तो जितना करंट एसेट है 30.6 आया है। व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिन, सेकंड मेथड के हिसाब से मार्जिन जो आया था याद नहीं है एग्जैक्टली, देख लीजिएगा नीचे में। और कितना मैक्सिमम लोन सैंक्शन कर सकता है सेकंड मेथड से और फर्स्ट मेथड से। तो ये सारे क्वेश्चन के फ्रेंड आपको आंसर हो गए। तो होप है कि इससे आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी और क्वेश्चन आने की भी एक पूरी की पूरी केस स्टडी आने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।